हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ाई भी बढ़िया करके कर ही रहे होगे। तो देखिए, आज बात करते हैं हम अगर फिजिक्स में चैप्टर 3 की करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, और उसमें काफी मोस्ट टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट टॉपिक को आज इस वीडियो में रखा गया है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, एंड तक जरूर देखें और बोर्ड एग्जाम में अपने 2 से लेकर 4 नंबर तक इस अकेली वीडियो से पक्के करके जाएं। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो का टॉपिक है क्या ऐसा। तो बात करेंगे आज हम इस वीडियो में सेल के वैद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो होता है, टर्मिनल विभवांतर जो होता है, और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, यानी कि सेल का वैद्युत वाहक बल हुआ, टर्मिनल विभवांतर हुआ और आंतरिक प्रतिरोध, इनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, कोई से भी सन का, आपको ये टॉपिक जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बिना स्किप किए अगर देखना है। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई ये क्या चीज है। कि भाई सेल का टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, 3 चीज होती हैं। तीनों की तीनों चीजों में संबंध क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। उस सर्किट में हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है कैपिटल आर नाम का, उसके सिरों के बीच मान लिया विभवांतर V वोल्टेज लगी हुई है, और जो सिरों के बीच है तो वो टर्मिनल विभवांतर हो गया। ठीक है, सिरों के बीच जो लगा हुआ विभवांतर होता है टर्मिनल विभवांतर होता है, लास्ट वीडियो में बताया गया है। पिछली वीडियो की अगर बात करें तो उसमें सेल का टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, तीनों पॉइंटों को अच्छे से एक ही वीडियो में समझाया गया है। तो वीडियो को उसे देखना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो को तो तैयार करें ही करें, उस वीडियो को भी जरूर देखें, उससे ही ये चीज रिलेटेड है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से समझने के लिए लास्ट वीडियो जरूर देख लें बाद में। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, स्टार्ट करते हैं कि भाई सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एक सर्किट बनाना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि चित्र में एक वैद्युत परिपथ प्रदर्शित है। एक चित्र बना लेना है, उसमें हमें क्या लेना है, ठीक है, एक चित्र बनाना है, उसमें हमें एक कैपिटल आर प्रतिरोध ले लेना है और उसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ देना है। और जब बैटरी यानी कि सेल है तो सेल का भैया आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध इसलिए कह रहा हूं, लास्ट वीडियो को देख लेना बाद में। ये आंतरिक प्रतिरोध होगा और ये सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ना, प्लस का होता है, प्लस टर्मिनल, और ये छोटा वाला माइनस का होता है। प्लस से हमेशा धारा निकलती है। ठीक, तो ये हमने जो ऐसे करके दिखाया है ना, ये हमारा क्या बन गया, एक सेल बन गया। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये एक सेल को दिखा रहा है जो रेड डॉटेड में बंद है। ठीक है, यानी कि सेल का प्रोसेस हो गया कि सेल का वैद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इससे धारा I निकलती है, और वो कहाँ जाती है, प्रतिरोध R में जाती है, और जिसके सिरों के बीच हमें टर्मिनल विभवांतर कितना मिला हुआ है, V लगा हुआ है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है कि चित्र में एक वैद्युत परिपथ प्रदर्शित है जिसमें चालक का प्रतिरोध कैपिटल R व उसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर V है। ठीक है, यह विभवांतर V है। परिपथ को एक सेल द्वारा जोड़कर पूर्ण किया गया है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और ये क्या है, कुंजी, स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक, चित्र बना लेना है, ये लिख लेना है, बढ़िया करके हेडिंग डालकर इतना लिख लेना है। अगर बात की जाए प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, कि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच भैया विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कितना है। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर कितना है। ठीक, तो वो कितना है, तो टर्मिनल विभवांतर है हमारा कैपिटल V। ठीक है, कैपिटल V हमारा क्या हो गया, टर्मिनल विभवांतर हो गया। टर्मिनल का मतलब सिरों के बीच का विभवांतर। अगर आंतरिक प्रतिरोध R के कारण विभव पतन, अब भैया जो सेल में आंतरिक प्रतिरोध है, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या करता है, वैद्युत धारा के मार्ग में कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, तो जिसकी वजह से इसके ईएमएफ में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमी हो जाएगी। जैसे मान लिया 12 वोल्ट बैटरी पर लिखा हुआ है, तो हमें जो सर्किट में प्राप्त हो रहा है, पता चल रहा है 11.8 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 2.2 वोल्ट कहाँ गया, ठीक है, 12 वोल्ट का 11.8 वोल्ट मिल रहा है, 0.2 वोल्ट कहाँ गया, तो वो भैया ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, ये स्मॉल आर, इसकी वजह से उसमें विभव पतन हो गया। ठीक है, तो विभव पतन होता है स्मॉल v, और स्मॉल v बराबर स्मॉल i स्मॉल r, यानी आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है, विभव पतन हो जाता है। तो टर्मिनल विभवांतर कितना मिलेगा, तो टर्मिनल विभवांतर मिलेगा भैया V बराबर E माइनस V, यानी विभव पतन। और विभव पतन कितना है हमारा, विभव पतन है I इंटू R। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो वैद्युत वाहक बल माइनस के विभव पतन के बराबर होता है, यानी कि जो
टर्मिनल विभवांतर है वो हमेशा परिपथ के अंदर वैद्युत वाहक बल से कम रहने वाला है। ठीक है, क्यों कम रहेगा? क्योंकि भैया ये ईएमएफ क्या है, ये तो टोटल है वोल्टेज इसकी। अब जब सर्किट में जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध, कुछ रुकावटें होंगी जिसकी वजह से हमेशा विभव पतन होगा और विभव पतन की वजह से हमेशा कमी आएगी, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था। ठीक है, तो 12 वोल्ट की बैटरी और मिल रहा है 11.8, तो 0.2 कहाँ गया? विभव पतन की वजह से कम हो गया। वही यहाँ लिखा हुआ है कि जो टर्मिनल विभवांतर है वो किसके बराबर होगा? टोटल वैद्युत वाहक बल में से। ठीक है, यानी कि V का मान हमें प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? इस V का मान कैसे निकलेगा? E में से I इंटू R को घटा देंगे। ठीक है, कि टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल के बराबर तो होगा लेकिन माइनस के I इंटू आर के साथ होगा, और यही है जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में कि सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये चित्र बना देना है, 2 लाइनें इसके बारे में लिख देनी है और बस हो गया कि भाई टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? V बराबर E माइनस आई इंटू आर होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं वो आपको समझने हैं। ठीक है, क्या समझना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनेंगे। फिलहाल इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो V बराबर अगर ओम के नियम से करें तो ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से भैया क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I इंटू आर इक्वल टू ई माइनस के I इंटू आर। आई वाले एक तरफ कर लो तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, ये I इंटू आर इधर गया होगा, फिर I कॉमन ले लिया तो R प्लस R हो गया। तो यहाँ से भैया I का मान कितना आ गया निकल कर? I का मान कितना आ जाएगा निकल कर? तो भैया यहाँ से I का मान निकल कर आ जाएगा कितना? कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस के कैपिटल R। ठीक है, यानी कि जो सेल की धारा है, वैद्युत धारा जो है सेल की, वो कितनी आ जाती है? I इक्वल टू ई अपॉन R प्लस कैपिटल R। इतना दिख रहा है? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, I बराबर क्या होता है? I बराबर भैया B बटे R होता है, वही है, ये होता है वैद्युत धारा के लिए। अब यहाँ पर सेल की धारा चल रही है, ठीक है, सेल द्वारा धारा चल रही है, तो B के स्थान पर क्या हो जाएगा? सेल का वैद्युत वाहक बल E हो जाएगा। अब जब सेल है तो प्रतिरोध तो होगा ही होगा, प्रतिरोध तो सर्किट का होगा, लेकिन सेल का भी तो आंतरिक प्रतिरोध होगा, वही आया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग से आया है या तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते हो, बस थोड़ा करने का तरीका नहीं जानते हो कि आएगा कहाँ से। ठीक है, कि I बराबर B अपॉन R होता है, तो B के स्थान पर क्या है? EMF है सेल का, तो E आ गया, और R जो है वो अकेला नहीं है, इस R के साथ सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और यही है वैद्युत धारा, सेल की धारा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगी? I सेल की धारा निकल जाएगी, और यदि आंतरिक प्रतिरोध निकालो भैया यहाँ से तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालते हो तो कितना हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I R को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा I इंटू आर इक्वल टू V माइनस के E, और यदि R की बात करें तो कितना हो जाएगा? V माइनस के E अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, I R इधर आ गया, V उधर पहुंच गया, उल्टा लिख दिया। ठीक है, आई आर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा E माइनस के V। ठीक है, आई आर वहां पहुंचा, B वहां पहुंचा, तो E माइनस V, और यदि आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो E माइनस के V अपॉन I हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। बस इस इक्वेशन को याद रखो, इस इक्वेशन से आप सारी इक्वेशनें चेंज कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब मजे की बात समझना, मजे की बात यह है कि जो क्वेश्चन आता है वो यहां से अब स्टार्ट होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में भैया क्या पूछता है? बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ नोट में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? V। ठीक है, उसके EMF यानी कि वैद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है? ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है सेल से। ठीक है, सेल से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है भैया कि सेल के टर्मिनल विभवांतर जो है वो उसके वैद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि जो V है वो हमेशा क्या रहेगा? टर्मिनल विभवांतर हमेशा कम रहेगा, टर्मिनल विभवांतर हमेशा कम मिलेगा। ठीक है, और जो EMF होगा वो हमेशा मैक्सिमम
वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि ई का मान हमेशा ज्यादा रहता है, बी का मान हमेशा कम रहता है। अब सवाल तुमसे पूछता है कि भैया ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, कि सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी कि V और सेल का वैद्युत वाहक बल E ये बराबर कब हो सकते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में ये बराबर होंगे, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा इस सवाल का आंसर। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की तो कैसे निकलेगा आंसर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा कि चूंकि V बराबर E माइनस आई इंटू आर होता है, सही है। अभी निकाला आपने कि V का मान कितना होता है, E माइनस आई आर होता है, क्लियर है बात। तो V बराबर E माइनस आई आर हमारा होता है। अब हमें B इक्वल टू E करना है, तो कैसे करेंगे, अरे साफ दिख रहा है, I और R को गायब करो, ठीक है। गायब कैसे करोगे कि यदि, ठीक है, पहली कंडीशन की यदि I इक्वल टू 0 यानी कि कोई सेल से धारा प्रवाहित ना हो। अरे सेल जैसे रखा है ऐसे कैसे रखा हो, तो जो उसका ईएमएफ है वही उसका टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है। जब धारा ही नहीं बहेगी तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस के I का मान हो गया 0 इंटू R की 0 से गुणा होगी 0 बन जाएगा, तो V इक्वल टू क्या बनेगा भैया, E बनेगा। और यही पूछ रहा है वो, अरे यही तो पूछ रहा है, ठीक है। उसने यही तो कहा कि सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, उसने यही तो कहा सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके ईएमएफ के बराबर कब होगा, यानी कि V बराबर E कब होगा, तो कब होगा, पहली कंडीशन आपको ऐसे लिखना है सॉल्यूशन डालकर कि चूंकि V इक्वल टू E माइनस आई आर से, पहली कंडीशन की दो परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन है कि यदि I इक्वल टू 0 हो जाए, सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो जो उसका वैद्युत वाहक बल है ईएमएफ वही टर्मिनल विभवांतर है, ठीक है। तो I बराबर 0 होगा तो V बराबर E होगा। और भैया दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, स्मॉल r बराबर 0, और स्मॉल r बराबर 0 किसके लिए होगा, आदर्श सेल के लिए होगा, ठीक है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ध्यान रखना, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ध्यान रखनी है बात, ठीक है। तो अगर R बराबर 0 हो या आदर्श सेल की बात चल रही हो तो क्या होगा, तो V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर के स्थान पे 0 हो गया, 0 से गुणा होगी 0 हो गया, तो V बराबर कितना आ गया, E आ गया। यानी कि सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, सेल का टर्मिनल विभवांतर V सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है। कब होगा, दो कंडीशनों में होगा। पहली कंडीशन है I को 0 कर दो, दूसरी कंडीशन है R को 0 कर दो, स्मॉल r को, ठीक है। बढ़िया करके नोट करके लिख लेना इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। जितना ये दिखाई दे रहा है 2 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है, डेरिवेशन तो आ ही जाता है, ठीक है। डेरिवेशन से अलग सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, बिल्कुल एक तरह से समझ लो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है सेल का। और वो यही पूछता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर कब होगा, क्योंकि यही पता रहता है कि ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है और टर्मिनल विभवांतर हमेशा थोड़ा कम होता है। और वो तुमसे चालाकी से पूछेगा कि दोनों बराबर कब हो सकते हैं, तो कब होंगे भैया, सेल ऐसे कैसे रखो, हम धारा उससे ले ही नहीं रहे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि धारा 0 हो जाए तो। दूसरा पॉइंट है आंतरिक प्रतिरोध सेल का अगर 0 हो तो बराबर हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध आदर्श सेल का शून्य होता है, ठीक है। तो आदर्श सेलों के लिए जो E का मान है यानी कि वैद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि, ये भी लिखा जा सकता है कि आदर्श सेल का, आदर्श सेल के लिए, आदर्श सेल के लिए जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है वो उसके वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। ये बात भी आप लिख सकते हो, क्लियर है। बिल्कुल बढ़िया करके नोट कर लो इसे, पूरे टॉपिक को, पूरे डेरिवेशन बहुत ज्यादा मोस्ट है, सुपर डुपर मोस्ट है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, बिल्कुल बढ़िया करके एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना, बहुत बढ़िया करके तैयार कर लेना है इस टॉपिक को, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, समझ लो सेल से, सही है। बाकी कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। V बराबर E माइनस आई आर, इस लाइन को ध्यान रखना, ठीक है। पूरे डेरिवेशन अच्छे से लिख लेना है, और ये जो क्वेश्चन अलग से बनता है इसे इसके साथ ही इंक्लूड करना है। पेपर में पूछता है कि सेल का वैद्युत वाहक बल, EMF,
ठीक है। टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए तथा बताइए कि टर्मिनल विभवांतर उसके वैद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर तक देखने मिल जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना 4 नंबर बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहें, बस जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहें बढ़िया करके, और जितना कुछ लिखा हुआ है बढ़िया करके नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।